दोस्तों वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है जो कि आपके यूपी टेट साथ ही साथ जूनियर सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है क्रेटर, ऑप्शन बी सिंडर शंकु, ऑप्शन सी उद्गम केंद्र या फिर ऑप्शन डी अधिकेंद्र। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रेटर। दोस्तों मान लीजिए कि जैसे ज्वालामुखी निकलती है किसी पहाड़ के ऊपर से, तो यहाँ पर पहाड़ पे एक कप आकार की जो आकृति बन जाती है इसे क्रेटर कहा जाता है। तो यहीं पर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ज्वालामुखी के कप आकार के मुख को क्या कहते हैं, तो इसे क्रेटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है नंदा देवी, ऑप्शन बी K2 गार्डविन आस्टीन, ऑप्शन सी कंचनजंगा या फिर ऑप्शन डी हेलोट्से। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी K2 गार्डविन आस्टीन। दोस्तों विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, और अगर आपसे पूछा जाता है दूसरी सबसे ऊंची चोटी तो इसका सही आंसर हो जाएगा K2 गार्डविन आस्टीन। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने अक्षांश है? ऑप्शन आपके सामने है 150 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 120 डिग्री या फिर ऑप्शन डी 180 डिग्री। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या फिर इसे अक्षांश नहीं कहा जाएगा, इसे देशांतर कहा जाएगा। तो इसको आप सही कर लीजिएगा। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा गया है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कितने देशांतर से होकर जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 180 डिग्री देशांतर। दोस्तों 180 डिग्री देशांतर से होकर अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कितने डिग्री देशांतर से होकर जाती है, तो आपका आंसर हो जाएगा 0 डिग्री। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है अक्षांश, ऑप्शन बी देशांतर, ऑप्शन सी मध्याह्न या फिर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अक्षांश। दोस्तों मान लीजिए कि हमारी पृथ्वी है, तो आपको पता है कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा को हम क्या कहते हैं, तो इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, ठीक है ना। और इसके ऊपर और नीचे जो समानांतर रेखाएं होती है इनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। तो यहीं पर आपसे पूछा गया है कि भूमध्य रेखा के समानांतर खींची गई रेखाओं को क्या कहते हैं, तो अक्षांश रेखाएं कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से नगर गंगा के तट पर स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है वाराणसी, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी अयोध्या या फिर ऑप्शन डी ऑप्शन ए और बी दोनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑप्शन ए और बी दोनों, यानी कि वाराणसी और कानपुर दोनों। दोस्तों वाराणसी और कानपुर जो है ये दोनों के दोनों जो है याद रखिएगा गंगा नदी के किनारे हैं, और अयोध्या जो है वो सरयू नदी के किनारे है। अगर आपसे पूछा जाता है गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा नगर कौन सा है, तो आपका आंसर हो जाएगा कानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन आपके सामने है महाराष्ट्र में, ऑप्शन बी झारखंड में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में या फिर ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र में। दोस्तों सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जो रेगुड़ मिट्टी है वो काली मिट्टी को कहा जाता है, और जो काली मिट्टी है वो कपास की खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। और याद रखिएगा कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक रेगुड़ मिट्टी यानी कि काली मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, पेडोलॉजी का संबंध किसके वैज्ञानिक अध्ययन से है? ऑप्शन आपके सामने है चट्टान, ऑप्शन बी मृदा, ऑप्शन सी गुफा या फिर ऑप्शन डी जीवाश्म यानी कि फॉसिल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मृदा। दोस्तों मृदा का अध्ययन हम पेडोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद में शामिल है, आपको बताना है कि भारतीय संसद में कौन कौन से सदन या फिर कौन कौन से भाग स्थित है। ऑप्शन आपके सामने है केवल लोकसभा, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा, ऑप्शन सी केवल लोकसभा व राज्यसभा या फिर ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लोकसभा राज्यसभा और राष्ट्रपति। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाता है भारतीय संसद में कौन कौन से शामिल है, तो याद रखिएगा संसद के अंतर्गत लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों आएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है सदन कितने होते हैं, तो याद रखिएगा सदन 2 है, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नांकित में से किसमें कहवा की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र पाया जाता है, यानी कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा कहवा की खेती की जाती है? ऑप्शन आपके सामने कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी तमिलनाडु। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कर्नाटक। दोस्तों कर्नाटक में सबसे अधिक कहवा की खेती की जाती है, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछा जाता है आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक किसकी खेती की जाती है, तो आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक हल्दी की खेती की जाती है, केरल में सबसे अधिक प्राकृतिक रबड़ पाया जाता है और तमिलनाडु में चाय की खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषण
भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है। ऑप्शन आपके सामने है मिनीमाता, ऑप्शन बी अस्थि सुचिरता, ऑप्शन सी ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर ऑप्शन डी एस्बोस्टोसिस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्लू बेबी सिंड्रोम। दोस्तों नाइट्रेट की वजह से ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है और पारे की वजह से मिनीमाता रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, किस ऊतक के नख, खुर और सींग बने होते हैं, यानी कि नख, खुर और सींग जो है वो किस ऊतक के बने होते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं क्यूटाइड के, ऑप्शन बी काइटिन के, ऑप्शन सी कीरेटिन के या फिर ऑप्शन डी ट्यूनिसिन के। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कीरेटिन के। दोस्तों नख, खुर और सींग और बाल ये चारों कीरेटिन के बने होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब चींटियां काटती है तो वो अंतःक्षेपित करते हैं, यानी कि आपको बताना है कि चींटियों के काटने से कौन सा अम्ल निकलता है। ऑप्शन आपके सामने है ग्लेस एसिटिक अम्ल, ऑप्शन बी मेथेनॉल, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी एस्टेरिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी फॉर्मिक एसिड। दोस्तों चींटियों के काटने से फॉर्मिक अम्ल निकलता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि जो एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड किसे कहा जाता है, तो सिरका जो होता है, सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है लोहा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी ऑक्सीजन या फिर ऑप्शन डी आयोडीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन। दोस्तों मानव शरीर में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला जो तत्व है वो ऑक्सीजन है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आयोडीन जो है, आयोडीन की आवश्यकता हमारी किस ग्रंथि को होती है, तो याद रखिएगा कि हमारी जो थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि को आयोडीन की आवश्यकता होती है और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, आलू में ब्लैक हार्ट रोग का कारक क्या है। ऑप्शन आपके सामने है तांबे की कमी, ऑप्शन बी बोरान की कमी, ऑप्शन सी ऑक्सीजन की कमी या फिर ऑप्शन डी पोटेशियम की कमी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ऑक्सीजन की कमी। दोस्तों आलू में अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ब्लैक हार्ट रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए किसकी जरूरत होती है। ऑप्शन आपके सामने धूप, ऑप्शन बी जल, ऑप्शन सी क्लोरोफिल या फिर ऑप्शन डी ये सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ये सभी। दोस्तों जो पौधे में जो पर्णहरित होता है, यानी कि पौधों की पत्तियों में या फिर पूरे पौधे में जो पर्णहरिम होता है, उसी के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश और जल, इन दोनों के माध्यम से जो पौधा है वो भोजन का निर्माण करता है और पौधे को ऊर्जा मिलती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने कोशिका की खोज की थी। ऑप्शन आपके सामने है रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी ल्यूवेन हॉक या फिर ऑप्शन डी रुडोल्फ विर्चा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। दोस्तों कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी और अगर आपसे पूछा जाता है केंद्रक की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, सूर्य में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन से उपयुक्त दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। दोस्तों जो सूर्य है, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम दोनों पाया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सूर्य का सबसे बाहरी आवरण किसका बना होता है, तो याद रखिएगा सूर्य के सबसे बाहरी आवरण को कोरोना या फिर किरीट कहा जाता है और जो आंतरिक पार्ट होता है उसे फोटोस्फीयर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है। ऑप्शन आपके सामने है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा, ऑप्शन बी लोकसभा के अध्यक्ष, ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल या फिर ऑप्शन डी राज्यपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल। दोस्तों जो अटॉर्नी जनरल या फिर जो महान्यायवादी है वो भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। दोस्तों जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति का जो एक सबसे बड़ा अधिकारी होता है, तो उसी प्रकार से भारत सरकार का पक्ष रखने के लिए एक सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है उसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और अटॉर्नी जनरल का उल्लेख जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में है। अगला क्वेश्चन, काला शीशा किसे कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी यूरेनियम या फिर ऑप्शन डी कार्बन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रेफाइट। दोस्तों काला शीशा ग्रेफाइट को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है भूरा कोयला किसे कहा जाता है, तो लिग्नाइट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मायोपिया का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन आपके सामने है दूरदृष्टि दोष, ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी ए और बी दोनों या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष। दोस्तों मायोपिया का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष और हाइपर मायोपिया का अर्थ होता है दूर दृष्टि दोष, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है। ऑप्शन आपके सामने है लोक लेखा समिति, ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति, ऑप्शन सी सरकारी उपक्रम समिति या फिर ऑप्शन डी याचिका समिति। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राक्कलन समिति। दोस्तों सबसे बड़ी समिति प्राक्कलन समिति होती है क्योंकि इसमें 30 सदस्य होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाता है लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं, तो 22 होते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसमें कहवा की खेती का सबसे बड़ा क्षेत्र है? ऑप्शन आपके सामने है, कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी